हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्री कोचिंग प्रयागराज पे। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख रहे होंगे, पिछले कुछ दिनों से हम आपके साथ जुड़ रहे हैं, है ना। जैसे हमारे राहुल वर्मा सर आपके साथ जुड़ रहे हैं एमसीक्यू सीरीज के साथ, है ना। और मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ विथ कॉन्सेप्ट वाली क्लास के साथ। कॉन्सेप्ट वाली क्लास में मैं जो भी चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा उसी की लगभग चीज़ें आपको एमसीक्यू सीरीज में मिलेंगी। एमसीक्यू सीरीज में आपके साथ होने वाला है कि जो भी आप यहाँ पे सीखे रहेंगे उसको एक बार रिवाइज कर पाएंगे, एक बार समझ पाएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और इसी की कड़ी में एजीटीए और एसटीए की कड़ी में ही हमारे संस्थान पे, है ना, आपके लिए एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है जिसमें 2 टेस्ट सीरीज आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप आइए, विजिट करिए और अपना जो भी तैयारी है उसको इवेल्युएट करिए, मूल्यांकित करिए कि हम किस लेवल तक हैं। ठीक है, तो बिना किसी ज़्यादा बातचीत के हम फिर से आते हैं उसी कड़ी में जहाँ पे आपको छोड़ा था, है ना। क्योंकि हम सीख चुके थे कि क्रॉप किसको बोलेंगे, एग्रीकल्चर क्या होता है, क्रॉप रोटेशन क्या होता है ना। क्रॉपिंग स्कीम के बारे में आज डिस्कशन करेंगे आपके साथ। इंटर क्रॉपिंग के जितने भी टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये 2 चीज तो आज सीख के जाएंगे और बढ़िया से जुड़ेंगे आपके साथ। ठीक है, फिर देखते हैं, है ना। उस दिन बात कर लिया था कि इंटर क्रॉपिंग क्या होता है ना। उस दिन हमने आपको बताया था कि इंटर क्रॉपिंग क्या होता है। इंटर क्रॉपिंग में हमने आपको बताया कि किसी भी 2 फसलों को या 2 से अधिक फसलों को, है ना, विद इन डिफिनिट रो पैटर्न, है ना, विद इन डिफिनिट रो पैटर्न, और सीड का जो प्रोपोर्शन होगा वो भी डिफिनिट होगा, यानी कि निश्चित होगा। उस प्रकार से जब फसलों को अरेंजमेंट करके उगाएंगे उसी को बोलेंगे इंटर क्रॉपिंग, है ना। इंटर क्रॉपिंग के बारे में कुछ मान्यताएं थी, कुछ चीजें थी जो हमने आपको बता दिया कि इंटर क्रॉपिंग कैसे एग्जिस्ट करेगा। अगर वहां पे किसी भी प्रकार का कंपटीशन हो रहा है 2 फसलों के बीच में तो हम इंटर क्रॉपिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमें यील्ड का लॉस देखने को मिलेगा, है ना। और क्या था कि कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन होना ही होना चाहिए, यानी कि एक फसल दूसरे फसल के लिए पूरक हो, यानी कि कुछ लाभ उससे ले और कुछ लाभ उसको दे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अब आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे इन टाइप्स ऑफ इंटर क्रॉपिंग, यानी कि अंतरा सस्यन के कितने प्रकार हैं, उन प्रकारों को देखेंगे, है ना। क्योंकि प्रकार कैसे डिवाइड किए जाते हैं, होते वही चीज है ना, उनमें थोड़ा सा वेरिएशन दे दिया जाता है। किसी में कुछ चीजें इन्वॉल्व की जाती हैं, किसी में कोई पार्टिकुलर भाग निकाल के अलग कर दिया जाता है, और जब वही भाग ऐड किया जाए या निकाला जाए उसी को हम क्या कहते हैं, टाइप में रख देते हैं, चाहे जिस चीज का टाइप देखो आप। ठीक है, तो इंटर क्रॉपिंग के टाइप देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने निकल के आ रहा होगा पैरेलल इंटर क्रॉपिंग बोल लो या पैरेलल क्रॉपिंग बोल लो, है ना। चाहे इंटर क्रॉपिंग बोलो या फिर क्रॉपिंग बोलो, बात वही होने वाली है कि क्रॉपिंग किस प्रकार से कर रहे हैं, यानी कि पैरेलल क्रॉपिंग किस प्रकार से होगा, है ना। तो पैरेलल क्रॉपिंग का सीधा सा मतलब आप लोग के सामने दिख रहा होगा कि कल्टीवेशन ऑफ सच क्रॉप, है ना, ऐसे फसलों को उगाएंगे, कल्टीवेशन करेंगे, खेती करेंगे, है ना, विच हैव डिफरेंट नेचुरल ग्रोथ हैबिट, है ना। उनके पास जो ग्रोथ का हैबिट है, नेचुरल ग्रोथ हैबिट है, वो बिल्कुल अलग होगा, यानी कि जो ग्रोथ करने का पीरियड, टाइम, सारी चीजें बिल्कुल अलग होंगी। एक टाइम पे रिक्वायरमेंट उनकी नहीं होने वाली है ना। एंड जीरो कंपटीशन, सबसे बड़ी बात ना पैरेलल क्रॉपिंग में आपको यही देखने को मिलने वाला है कि जीरो कंपटीशन, कंपटीशन होगा ही नहीं, चाहे वो न्यूट्रिएंट को लेके हो, चाहे वो मॉइस्चर को लेके हो, है ना, चाहे वो CO2 को लेके हो, चाहे वो लाइट को लेके हो, किसी भी प्रकार से कंपटीशन नहीं करेंगे। इस प्रकार से जब खेती करेंगे, आप फसलों को एक साथ उगाएंगे, उसी को बोलेंगे पैरेलल क्रॉपिंग, है ना। कल्टीवेशन ऑफ सच क्रॉप व्हिच हैव डिफरेंट नेचुरल ग्रोथ हैबिट एंड जीरो कंपटीशन, है ना। अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे तो बहुत बढ़िया से समझ में आने वाला है हमको। ठीक है, फिर समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। अगर मान लो अभी जो सीजन है बहुत बढ़िया सीजन, एग्जाम्पल के लिए ना, इससे अच्छा सीजन कोई हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि इसी टाइम पे हम क्या उगा रहे हैं, मेज प्लस मूंग या उड़द, है ना। मेज के साथ किसको ऐड कर रहे हैं, या तो उड़द को ऐड कर रहे हैं या फिर मूंग को ऐड कर रहे हैं। ऐसा हमारे रीजन में भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, खासकर ये जो पूर्वांचल का रीजन है ना, और खासकर जौनपुर में तो बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएगा क्योंकि मेज वाला इलाका है ना, वहां पे मेज के साथ ऐड कर देते हैं किसको, मूंग या उड़द को। अब देखो, अब जो पीक न्यूट्रिएंट डिमांड पीरियड है, यानी कि जिस समय पे दोनों को न्यूट्रिएंट चाहिए वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए, है ना, दोनों को न्यूट्रिएंट चाहिए और बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए, वो जो पीरियड है ना वो अलग हो जाए। अगर वो अलग हो गया तो कैसे हुआ कि जो हमारा कंपटीशन है जीरो हो गया,
क्योंकि कंपटीशन ही नहीं ना भाई, मुझे अभी खाना खाना है, आपको 1 घंटे बाद खाना खाना है, और थाली एक है, तो कंपटीशन है? नहीं है कंपटीशन, क्योंकि मैं खा लूंगा, थाली धुल के वो रख देंगे, फिर आप खा लीजिए 1 घंटे बाद, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे क्या है, उड़द प्लस मूंग, है ना, उड़द या फिर मूंग कह लो, दोनों को, है ना, न्यूट्रिएंट कब चाहिए, 30 से 35 दिन बाद, डे आफ्टर सोइंग, 30 से 35 दिन बाद ही चाहिए, है ना। और मेज को कब चाहिए, 50 दिन बाद चाहिए, बुआई के 50 दिन बाद चाहिए। सोचो, मेज की बात करेंगे तो 50 दिन बाद चाहिए, और उड़द या मूंग की बात करेंगे तो 30 से 35 दिन, यानी कि मैं लगभग मान के चलो 15 दिन पहले खाने की बात कर रहा हूं, और कोई 15 दिन बाद खाने की बात कर रहा है, तो कोई कंपटीशन नहीं होगा। इतनी सी बात के लिए हम जानेंगे किसको, पैरेलल क्रॉपिंग को। ठीक है, एक लाइन में समझना, ज्यादा मत रटना इसके बारे में, कि कल्टीवेशन ऑफ सच क्रॉप व्हिच हैव डिफरेंट नेचुरल ग्रोथ हैबिट। पहली बात तो ग्रोथ हैबिट अलग है, मेज का हाइट देखोगे तो बिल्कुल अलग है ना, मूंग की हाइट देखोगे तो बिल्कुल अलग है ना। तो क्या होगा, डिफरेंट नेचुरल ग्रोथ हैबिट होगा, जीरो कंपटीशन होना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से जब क्रॉपिंग करेंगे उसे बोलेंगे पैरेलल क्रॉपिंग बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कंपेनियन क्रॉपिंग की, है ना। कंपेनियन क्रॉपिंग का मतलब क्या है, जब हम इंटर क्रॉपिंग करेंगे, यानी कि 2 फसल साथ में लेके आएंगे, है ना। जब हम 2 फसल साथ में लेके आएंगे तो अब हम देखेंगे कि जो हमको उत्पादन, यील्ड या लाभ सेम एक क्रॉप से हो रहा था, सोल क्रॉप से हो रहा था, मेन क्रॉप से हो रहा था, वही लाभ क्या हम जब इंटर क्रॉपिंग कर रहे हैं उतना हो रहा है कि नहीं, एक्चुअल में उतना हो रहा है ना। जब हम 2 फसल को एक साथ में लेके आ रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलेंगे कंपेनियन क्रॉपिंग, है ना। अब थोड़ा सा डिफिनीशन पढ़ेंगे तो एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाला आपके माइंड में कि क्या होगा कंपेनियन क्रॉपिंग। लिखा गया है, सच इंटर क्रॉपिंग, है ना, इस प्रकार का अंतरासस्यन वेयर द प्रोडक्शन ऑफ बोथ इंटर क्रॉप, है ना, जो दोनों इंटर क्रॉप उगा रहे हैं, अंतर सस्ते वाली फसल जो लेके आ रहे हैं, वो कैसे हैं, उनके साथ क्या होने वाला है, इक्वल टू दैट ऑफ इट सॉलिड प्लांटिंग, है ना। उनके साथ जो भी हमको यील्ड मिलने वाला है, प्रोडक्शन मिलने वाला है, वो कैसे हो, बराबर होगा किसके, जब हम सोयल क्रॉपिंग ले रहे हैं। थोड़ा सा आपको समझाएंगे, बढ़िया से समझ में आएगा, है ना। जैसे मान लो हम यहाँ पे व्हीट उगा रहे थे, है ना, मान लो, ये मानने वाली बात है समझने के लिए, है ना, व्हीट उगा रहे थे। अब यहाँ पे अगर हमें 50 क्विंटल मिल रहा है यील्ड, है ना, 50 क्विंटल पर हेक्टेयर मिल रहा है, और इसी के साथ हम कोई और क्रॉप ऐड कर रहे हैं जो कि सेम सीजन का है, तब भी हमको, है ना, कितना मिले, 50 क्विंटल ही यील्ड मिले, तो उससे हमें, हमारे साथ क्या होने वाला है कि उसे हम बोल देंगे कंपेनियन क्रॉपिंग। यानी कि जो नेट यील्ड मिल रहा था जब हम पहली बार सोल क्रॉप ले रहे थे, सिंगल क्रॉप ले रहे थे, मेन क्रॉप उगा रहे थे, जो हमारा बहुत सदियों से चला आ रहा था, वही यील्ड तब भी मिलेगा जब हम इंटर क्रॉप 2 फसल को एक साथ उगाएंगे, है ना। तब बढ़िया से एग्जांपल कहते हैं कि शुगर केन के साथ, है ना, किसको ऐड कर देंगे, या कि मस्टर्ड, पोटैटो और ऑनियन, ये तीनों उगा रहे हैं, इसी में शुगर केन को ऐड कर दिया जाए, तीनों में से किसी के साथ, है ना। तो हमें जो यील्ड एक्चुअली मस्टर्ड के लेने पे मिल रहा था, जो लाभ हो रहा था, जो प्रोडक्शन हो रहा था, वही जब हम शुगर केन को ऐड कर रहे हैं तो भी होगा। सीधा सा मतलब होता है कंपेनियन क्रॉपिंग का कि हम किसी प्रकार से जो दूसरा फसल है उसका एग्जिस्टेंस होगा, हमारा सर्वाइवल के लिए बढ़िया है कि हमको किसी प्रकार का नुकसान देखने को नहीं मिलेगा, और क्या होगा, प्रोडक्शन मिल जाएगा। हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हमें चाहिए, दोनों चीज चाहिए थी, दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार के क्रॉपिंग को बोलेंगे कंपेनियन क्रॉपिंग। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब तक क्या था, है ना, अब तक क्या था, अगर हम 2 क्रॉप लेके आ रहे थे तो इक्वल टू सॉलिड प्लांटिंग, यानी कि जितना हम सॉलिड, यानी कि सोल क्रॉप जब दे रहे थे, मेन क्रॉप जब ऐड कर रहे थे, उसके साथ जितना यील्ड मिल रहा था, तो जब उसके साथ एक और क्रॉप इंटर क्रॉपिंग कर रहे हैं, जब दोनों क्रॉप को साथ में लेके आ रहे हैं, तब जितना यील्ड मिला वो बराबर हो जाए किसके, सोल प्लांटिंग के। लेकिन अब सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग की बात करेंगे। सिनर्जिस्टिक की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सिनर्जिस्ट का मतलब सीधी बात ना उत्प्रेरक का काम हो जाए, है ना। कोई चीज है उसको उत्प्रेरित कर दो और बढ़ा दो। जब और बढ़ाने वाली बात होती है ना मित्रों, तो वहां पे एक चीज सीखने को बहुत बढ़िया से मिल जाता है ना, क्या, सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग के बारे में। तो लिखा गया साफ साफ, द यील्ड ऑफ बोथ क्रॉप, है ना, यानी कि दोनों क्रॉप जो इंटर क्रॉप में लेके आ रहे हैं, इंटर क्रॉपिंग सिस्टम में जो हम लेके आ रहे हैं, वो दोनों क्रॉप, है ना, हायर देन द दियर प्योर क्रॉप, है ना, उनका जो प्रोडक्शन मिलने वाला है एरिया बेसिस, वो कितना मिलेगा, हायर देन द सोल क्रॉप। यानी कि अगर हम 1 हेक्टेयर ओनली गेहूं यानी कि फीट क्रॉप ले रहे थे 1 हेक्टेयर में, तो हमको अगर 50 क्विंटल मिल रहा था, है ना, यानी कि पैसे के रूप में देख लो, रुपए के रूप में देख लो कि इतना रुपया ही मिला, 50 रुपये मिल रहा था कहीं से, और हमने जो कोई और ऐड किया तो 50 की जगह 55 हो गया,
है ना, कोई और क्रॉप ऐड किया तो हमें 50 रुपए के, वो जो एरिया था, यूनिट एरिया था, वो हमें 50 रुपए हम कमा रहे थे, लेकिन जो दूसरा क्रॉप ऐड किया तो हम 55 रुपए कमा रहे हैं। तो सीधी सी बात है, क्या हो गया, सिनर्जिस्ट हो गया, बढ़ गया। इस प्रकार की जब क्रॉपिंग होगी तो उसी को क्या बोलेंगे, सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग, है ना। इसका डिफिनेशन बहुत प्यार से पढ़ो और बहुत प्यार से समझ में आएगा कि दोबारा भूलेगा नहीं, है ना। पहले तो इसका नाम ही पढ़ लो, सिनर्जिस्ट। सिनर्जिस्ट का मतलब सीधी बात बढ़ जाना, किसका बढ़ जाना, उपज का बढ़ना है। क्रॉप की बात हो रही है ना मेरे भाई, तो क्रॉप की बात करेंगे तो क्रॉप का उपज बढ़ जाए। द यील्ड ऑफ बोथ क्रॉप आर हायर देन दियर प्योर क्रॉप ऑन यूनिट एरिया बेसिस, यानी कि इकाई क्षेत्रफल पे जब उसके प्योर स्टैंड से ज्यादा मतलब हमें उत्पादन मिल जाएगा, उसी को बोलेंगे सिनर्जिस्ट क्रॉपिंग। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे तो और प्यारे तरीके से समझ में आएगा, है ना। जब बढ़िया समझ में आया तो एक बार ना दिमाग में कॉन्सेप्ट जब घर कर जाता है तो फिर कभी हमें भूलता नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं शुगर केन प्लस पोटैटो, है ना। शुगर केन प्लस पोटैटो से क्या समझ में आ रहा, हम शुगर केन उगा रहे थे, है ना। शुगर केन को ज्यादातर देखोगे ना कैसे उगाते हैं, रिज या फरो पे उगाते हैं, ज्यादातर यही देखने को मिलता है ना। क्यों, क्योंकि इससे हमें क्रॉप लॉगिंग जो होता है वो देखने को नहीं मिलता, यानी कि फसल जो है भारी होके गिर ना जाए, ये वाला सिस्टम से बचने के लिए हम क्या करते, रिज या फरो पे करते हैं। अब बीच में जो स्पेस खाली है ना, बीच में जो स्पेस खाली है एक्चुअल में खाली ही रहता, चाहे हम कोई क्रॉप लेते या ना लेते, है ना। हमको इस गन्ने से अगर 1000 रुपये मिल रहा था तो 1000 रुपये मिलता चाहे हम कुछ रखते या ना रखते। लेकिन अगर इसी के स्पेस में हम पोटैटो को लाके इंटर कर दें, इंटर क्रॉप के रूप में पोटैटो ऐड कर दें, अब क्या हुआ, पोटैटो भी तो ऐड हो गया। जहां हमें 1000 रुपये मिल रहा था किसके साथ, गन्ने के साथ, हम पोटैटो ऐड करेंगे तो हमें बेनिफिट होगा, है ना। अब जो बेनिफिट होगा हो सकता है वो 2000 पहुंच जाए, दुगना हो जाए, या फिर 1500 पहुंच जाए, है ना। सीधी सी बात है कि क्या करना है, जब हम ऐसे क्रॉपिंग सिस्टम क्या बोलेंगे, सिनर्जिस्ट क्रॉपिंग, जब हमें यील्ड या प्रोडक्शन या सीधी सी बात करें हमें लाभ कितना हो जाए, जो हम उगा रहे थे उससे ज्यादा हो जाए, है ना। जो सोल क्रॉपिंग में हमें लाभ मिल रहा था, सिंगल मेन क्रॉप में जो हमें लाभ मिल रहा था, जब उससे ज्यादा लाभ मिल जाए तो उसी को हम बोल देते हैं सिनर्जिस्ट क्रॉपिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मल्टी स्टेरॉयड क्रॉपिंग की, है ना। मल्टी स्टेरॉयड क्रॉपिंग आपको समझ में आएगा, है ना। अगर आपने पढ़ा होगा क्या, कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन बिटवीन इंटरक्रॉप इज नोन एज एनिडेशन, है ना, इज नोन एज एनिडेशन। जब भी दो क्रॉप के बीच में क्या होगा, है ना, जब दो क्रॉप के बीच में कैसा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन यानी कि पूरक वाली अंतःक्रिया होगी, तो उसी को बोलेंगे एनिडेशन। अब एनिडेशन दो प्रकार से होता है, एक होता है हमारा टेम्पोरल, है ना, एक होता है हमारा टेम्पोरल यानी कि टाइम के बेसिस पे, और एक होता है हमारा स्पेशल, है ना, यानी कि ये स्पेस के बेस पे, जगह के बेस पे। तो जो हमारा मल्टी स्टेरॉयड क्रॉपिंग है ना, ये टेम्पोरल नहीं है। टेम्पोरल में अभी आपने पढ़ा होगा ना, बहुत बढ़िया से आपको बताया मैंने क्या, पैरेलल क्रॉपिंग, है ना। पैरेलल क्रॉपिंग में आपने समझा होगा ये टेम्पोरल वाला, यानी समय के बेसिस पे किस प्रकार से हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं और उस प्रकार से इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं, तो वहां पे पैरेलल वाला था। क्यों, क्योंकि डिफरेंट टाइप था ना, डिफरेंट समय चाहिए होता था, अलग अलग समय चाहिए होता था, किसके लिए, न्यूट्रिएंट के लिए। अगर मान लो मेज को 50 दिन चाहिए, पीक न्यूट्रिएंट डिमांड पीरियड जो है उसका 50 दिन है, वहीं पे मूंग की बात करेंगे वहां पे पीक न्यूट्रिएंट डिमांड टाइम जो उसका पीरियड है वो कब है, 30 से 35 दिन है। तो वहां पे क्या हो गया, टेम्पोरल वाला एनिडेशन हो गया, कहां पे, पैरेलल क्रॉपिंग में। लेकिन जब बात करेंगे, है ना, स्पेशल वाले एनिडेशन की, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन बिटवीन इंटरक्रॉप, है ना, तो जब स्पेशल वाली बात करेंगे तो वहां पे निकल के आएगा हमारा मल्टी स्टेरॉयड। अब समझेंगे किस प्रकार से एनिडेशन के प्रकार को, टाइप को ये फॉलो करता है हमारा मल्टी स्टेरॉयड, मल्टी टीयर्ड, मल्टी लेवल, कुछ भी कह लो, इसको तीनों चारों नाम से जानते हैं, है ना। ये मत सोचना कि कहीं भी मल्टी टीयर्ड आ गया तो समझ में आ जाए मल्टी टीयर क्या है, ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा, मल्टी स्टेरॉयड तो पढ़ रखा है ना। मल्टी लेवल आ गया, अब लेवल की बात आ गई तो कहाँ से समझे, ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। मल्टी लेवल हो, मल्टी टीयर हो, मल्टी स्टेरॉयड हो, कोई बात नहीं, सबकी जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है और सेम चीज है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं कल्टीवेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 क्रॉप, है ना। भाई इंटर क्रॉपिंग है तो 2 और या मोर क्रॉप ही होगा ना, हमेशा एक क्रॉप होगा तो फिर कहाँ से इंटर क्रॉपिंग है, फिर तो सोल क्रॉपिंग होगा, मेन क्रॉपिंग होगा, जो हम कर रहे थे हो ही रहा था, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो जहां पे इंटर क्रॉपिंग होगा 2 या मोर क्रॉप होंगे ऑफ डिफरेंट हाइट, है ना, किससे, डिफरेंट हाइट के, है ना, ये नहीं कि सेम हाइट, अलग अलग ऊंचाई वाले कह लो, सीधी सी बात है, अलग अलग ऊंचाई वाले, है ना। साइमल्टेनियसली ऑन ए सर्टेन पीस ऑफ लैंड इन सर्टेन पीरियड, यानी कि एक निश्चित भूभाग पे एक निश्चित समय के लिए जब अलग अलग ऊंचाई वाले
फसलों की खेती करते हैं तो उसी को बोलते हैं मल्टी स्ट्रैड या फिर मल्टी टियर्ड या फिर मल्टी लेवल क्रॉपिंग, है ना। अब आपको एग्जाम्पल से बहुत बढ़िया क्लियर होने वाला है कि मल्टी स्ट्रैड, मल्टी टियर्ड या मल्टी लेवल क्रॉपिंग है क्या, है ना। चलिए ठीक है, एग्जाम्पल को देखते हैं। बात क्या करेंगे, मान लीजिए कहीं पे इंटर क्रॉपिंग कर रहे हैं, ये कोई लैंड है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंटर क्रॉपिंग कर रहे हैं। अब देखेंगे शुगर केन की हाइट किससे ज्यादा होगी, हमेशा मस्टर्ड से, है ना। अब ये शुगर केन हम ले रहे हैं, है ना, ये शुगर केन की फसल है, मान लो ले रहे हैं। अब इसी बीच में हम क्या कर रहे हैं, मस्टर्ड को इन्वॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो स्पेस जो है ना, जो इसके बीच में स्पेस है, उसी को तो हम बढ़िया से यूज कर रहे हैं ना, तो इसीलिए स्पेशल एनिडेशन हो गया। एनिडेशन क्यों, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन होगा, है ना, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाने वाले हैं, है ना, नुकसान नहीं पहुंचाने वाले। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मस्टर्ड हो गया। उसके बाद अनियन या पोटैटो ले लेंगे, इसी के बीच में जो स्पेस बचा हुआ ना, इसमें अनियन या पोटैटो को ऐड कर देंगे। अब देखेंगे ना मेरे भाई, तो हाइट कैसे है, इस तरीके से कुछ हाइट, इस तरीके से हाइट देखने को मिलेगी, है ना। तो क्या हुआ, यहाँ पे समझ में आ गया ना, डिफरेंट हाइट, है ना, हाइट जो होगी अलग होगी। इस प्रकार से क्या होगा, उस लैंड पे हम मल्टी टियर्ड मल्टी लेवल करते हैं, जो क्रॉपिंग सिस्टम अपनाते हैं। और देखेंगे अगर प्लांटेशन की बात करेंगे तो कोकोनट, है ना, इसकी हाइट देखो, ब्लैक पेपर की हाइट देखो, फिर कोकोआ, है ना, या फिर कॉफी का देखो, और फिर पाइनएप्पल, है ना। एकदम बढ़िया से आपको इस तरीके से कुछ लेवल देखने को ऐसे मिलेगा, है ना। इसीलिए इसको कहते हैं मल्टी लेवल, है ना, मल्टी टियर्ड कहते हैं, अलग अलग टियर्ड में रहता है। ठीक, ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ परसेंट प्लांट पॉपुलेशन यूज, अब अलग बढ़ेंगे। अब ये इसका भूभाग नहीं है ना, ये मत समझना कि मल्टी स्ट्रैड के भूभाग में हम इसको पढ़ रहे हैं, इसको हम इंटरक्रॉपिंग के भूभाग में पढ़ रहे हैं, लेकिन मल्टी स्ट्रैड के भूभाग में इसको नहीं पढ़ेंगे। इसको समझेंगे तो अगली वाली पॉइंट जो हम लेके आएंगे, अगला जो टर्म लेके आएंगे, आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। क्या लिखा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंट ऑफ प्लांट पॉपुलेशन यूज्ड फॉर ईच क्रॉप, है ना। क्या हुआ, जो प्लांट पॉपुलेशन है या पौधों की जो प्रतिशत संख्या है ना, वो यूज किया गया ईच इंटरक्रॉपिंग सिस्टम, है ना। अब किस हिसाब से देखेंगे इंटरक्रॉपिंग को, कि कितना प्लांट पॉपुलेशन यूज किया जा रहा है, कितना परसेंट पौधे को ले रहे हैं किसी एक क्रॉप, मेन क्रॉप को, किसी इंटरक्रॉप को, है ना। इसी आधार पे दो सीरीज बांटी जाती है ना। इसके आधार पे हमको दो सीरीज देखने को मिलती है, एक को बोलते हैं एडिटिव सीरीज, एक को बोलेंगे एडिटिव सीरीज, है ना, और दूसरे को बोलेंगे रिप्लेसमेंट सीरीज, है ना। ये दो सीरीज देखने को मिलेगी किस बेसिस पे, किस आधार पे, प्लांट पॉपुलेशन के आधार पे, है ना, उनके परसेंटेज प्लांट पॉपुलेशन के आधार पर, पादप जनसंख्या के आधार पे, किस प्रकार से क्रॉप ज्योमेट्री को हेर फेर करके या फिर ना बदलाव करके, उनके जनसंख्या में बदलाव करके किस प्रकार से हम ये क्रॉपिंग सिस्टम फॉलो करते हैं, तो उनको एक अलग टर्मिनोलॉजी दी जाती है, ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट पॉपुलेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले आपके सामने देखने को मिल रहा होगा एडिटिव सीरीज, यानी कि योगात्मक श्रृंखला, है ना। क्या बात करेंगे इंटरक्रॉपिंग के लिए, योगात्मक श्रृंखला की बात कर रहे हैं, है ना। योगात्मक मतलब सीधी सी बात है भाई, जोड़ेंगे, है ना, नुकसान नहीं होने देंगे। जोड़ने वाली बात में कहीं नुकसान होता है, नहीं होता ना, तो नुकसान यहाँ भी नहीं होने वाला है। तो क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा डिफिनीशन रीड करेंगे। जब डिफिनीशन रीड करेंगे तो आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट जाएगा, फिर जब एग्जाम्पल बताएंगे तो आपको और मजा आएगा समझने में। ठीक है, बात करते हैं। हियर द वन क्रॉप इज मेन क्रॉप, है ना। एडिटिव सीरीज में क्या होगा, योगात्मक श्रृंखला में क्या होगा, जो एक क्रॉप होगा हमारा ना, ये एक क्रॉप, इसको हम मान लेंगे मेन क्रॉप, है ना, इसको मान लेंगे हम मेन क्रॉप। इसको मेन क्रॉप यानी कि मुख्य फसल या सोल कह लेते हैं, किस प्रकार से सोल क्रॉप कह लेते हैं। ठीक, और उसके बाद और बेस क्रॉप, उसी को बेस कह लो, मेन कह लो, सोल कह लो, बात एक ही है। और अनदर जो दूसरा क्रॉप, जो इसमें दूसरा क्रॉप लाके ऐड करेंगे, है ना, यानी कि क्रॉप सेकंड जो ऐड करेंगे वो कैसे रूप में होगा, इंटर क्रॉप के रूप में होगा, है ना। ये जो मेन क्रॉप था ना, ये हमारा वैसे के वैसे रहेगा, है ना। ये नहीं कि सिर्फ पादप जनसंख्या में हम कमी करेंगे, हाँ इसका जो ज्योमेट्री है उसमें हम बदलाव कर सकते हैं। हो सकता है रेक्टेंगल हो तो उधर से उधर कर दो, है ना, और वर्गाकार कर दो, वो चीजें हम करेंगे, लेकिन इसी पादप जनसंख्या में, है ना, प्लांट पॉपुलेशन में किसी प्रकार कमी नहीं करेंगे, बस उसकी ज्योमेट्री चेंज करेंगे, उसकी ज्यामिति चेंज करेंगे उस क्रॉप की, है ना। तो क्या करेंगे कि इंटर क्रॉप इसमें इंटर करेंगे। अब जब हम ये बात करेंगे, जो मेन पॉपुलेशन था सोल क्रॉप का, मेन क्रॉप का, मुख्य फसल का जो मेन जनसंख्या थी, मुख्य जनसंख्या जो थी वही है ना, किसी प्रकार से कम नहीं कर रहे हैं। जब कम नहीं करेंगे तो दूसरा लाके ऐड करेंगे तो भाई वो ऐड ही तो होगा, है ना। ऐसा तो नहीं कि उसके लिए हम जगह छोड़ दिए हैं कि इतना जगह छोड़ देते हैं इसको कम कर लेते हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। ऐसा कर रहे हैं कि वो पहले तो उतना ही है पर उसमें ऐड हो जा रहा है ना। जैसे मान लो गिलास ले लिए, अब गिलास में पानी भरा हुआ है आधा, है ना,
अब थोड़ा सा और लाके जितना ऐड करोगे तो ऊपर ही भरता जाएगा ना, ऐसा तो नहीं होगा कि बस उतना ही रह जाएगा। तो यहाँ पे यही चीज फॉलो होता है। अब थोड़ा डिफिनेशन रीड कर लेते हैं, ठीक है। हियर द वन क्रॉप इज मेन क्रॉप और बेस क्रॉप और सोल क्रॉप, है ना, एंड अनदर क्रॉप इज इंटर क्रॉप, है ना, दूसरा क्रॉप जो हमारा अंतरासत्तित फसल है, ठीक है। इंटर क्रॉप इज इंट्रोड्यूस इन द बेस क्रॉप, है ना। अब कहाँ, अभी हमने बताया ना कि बेस क्रॉप मिला के इसको इंट्रोड्यूस करना है। कैसे? प्लांट पॉपुलेशन में कमी नहीं करेंगे, बाय एडजस्टिंग और चेंजिंग क्रॉप ज्योमेट्री, बस उसके ज्यामिति को चेंज कर देंगे, हेर फेर कर देंगे, रेक्टेंगुलर कर दे, है ना, या फिर उसको वर्ग में रख दे, है ना, स्क्वायर में कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी प्रकार से पादप जनसंख्या में कमी नहीं करेंगे, है ना। अब यहाँ पे लिखा गया, पॉइंट से थोड़ा समझेंगे तो और बढ़िया समझ में आने वाला है, इसलिए पॉइंट को जरूर लिखा करिए। और मैं तो ये कहूंगा कि कॉपी पेन लेके बैठा करिए, ताकि जो चीजें मैं बताऊं कि इंपॉर्टेंट है उसे जरूर लिखा करिए, है ना। अब बात करते हैं प्लांट पॉपुलेशन ऑफ बेस क्रॉप सेम एज सोल क्रॉप। मैंने आपको बताया ना, यहाँ प्लांट पॉपुलेशन यानी कि पादप जनसंख्या, पौधों की संख्या जो मुख्य फसल में थी सेम टू सेम बिना चेंज किए वही रखने वाले हैं। ज्यामिति को तो चेंज कर देंगे, है ना, वर्गाकार कर देंगे ना, आयताकार कर देंगे, लेकिन उसमें किसी प्रकार से पौधों की संख्या नहीं कम करेंगे, ठीक। और क्या लिखा है, क्रॉपिंग हस्बेंड्री अकॉर्डिंग टू बेस क्रॉप, है ना, जो हम वहां पर खेती करेंगे ना वो किसके हिसाब से, हस्बेंड्री का मतलब मत समझना कि हस्बेंड्री बस एनिमल हस्बेंड्री होता है। किसी भी चीज का पालन कर रहे हो ना, किसी भी चीज की खेती कर रहे हो तो हस्बेंड्री ऐड ही हो जाता है। तो यहाँ पे क्रॉप की खेती कर रहे हैं ना, तो क्रॉप हस्बेंड्री की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू किसके हिसाब से रखेंगे, क्रॉप हस्बेंड्री किस हिसाब से खेती करेंगे, जो बेस क्रॉप है, जो हमारा मुख्य फसल है, जो मेन क्रॉप है, उसी के अकॉर्डिंग रखेंगे, ना कि हम इंटर क्रॉप के रूप में उसे रखेंगे। अब बात करते हैं ये होता सबसे ज्यादा कहाँ पे, प्रिवेलेंट कहाँ पे, मतलब प्रिवेलेंट कहाँ पे है, इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ पे हो रहा है, हमारे भारत में ये फॉलो किया जाता है। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास जमीन कम है ना, हम ऐसा नहीं कर सकते कि 10 क्रॉप ला के ऐड करें और सबको एडजस्ट कर लें, थोड़ा थोड़ा उगा लें, तो हमारी वो पूर्ति नहीं कर पाएगा। हमारे पास लैंड होल्डिंग बहुत कम है ना, इसलिए कहाँ प्रिवेलेंट है, ये पूछा भी गया कई बार एग्जाम में कि एडिटिव सीरीज ऑफ इंटरक्रॉपिंग कहाँ पे प्रिवेलेंट है, कहाँ पे ज्यादा इसकी खेती होती है, कहाँ पे इस प्रकार का क्रॉपिंग सिस्टम फॉलो होता है, तो इंडिया में होता है। जैसे अभी आपने देखा पोटैटो इन शुगर केन, है ना, ये सिनर्जिस्ट क्रॉपिंग का एक प्रकार से एग्जाम्पल भी कह सकते हो कि एडिटिव सीरीज जो है ना वो किसका एग्जाम्पल है, हमारे सिनर्जिस्ट क्रॉपिंग का। क्योंकि अपने शुगर केन वाले जो लाइन थी ना उसमें किसी प्रकार का हम इंटरचेंज नहीं कर रहे थे, तो जो बीच में स्पेस था उस स्पेस में हम पोटैटो लाके ऐड कर रहे थे, ठीक है। यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और हम आगे बढ़ते हैं, है ना। और प्लीज जो भी चीजें ना समझ में आए प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करिए। कमेंट सेक्शन में जब आप लिखते हैं ना तो हमको एक एनर्जी मिलती है कि हमारा स्टूडेंट हमें देख रहा है, समझ रहा है और हमें बता रहा है कि सर थोड़ा सा हमें यहाँ पे गाइड कर दीजिए, हमें ये नहीं समझ में आया सर, प्लीज एक बार इस टॉपिक पे वीडियो लेके आइए ना, तो हम और ज्यादा उत्साहित होते हैं और आपके लिए ये कार्य करने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब रिप्लेसमेंट सीरीज की बात है, थोड़ा सा अलग है ना, वही थोड़ी सी जो अलग करती हैं चीजें ना वही तो टाइप्स बन जाती हैं। जब अलग अलग चीजें फॉलो होती हैं तभी तो टाइप्स बनता है, तो टाइप्स में क्या ही रखा है, टाइप्स में जब सब एक जैसे तो फिर टाइप्स क्या है भाई, अगर हम सब एक जैसे हैं, हम सब इंसान ही है तो क्या अलग है, कुछ भी अलग नहीं है ना। अलग तो हमारे भावनाओं ने कर रखा है कि कोई गरीब है कोई अमीर है तो उससे ऐसे बात नहीं करना, उससे ऐसे बात नहीं करना, ठीक। चलो बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा डिफिनेशन पढ़ेंगे फिर समझेंगे तो एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, ठीक। बोथ द क्रॉप आर कंपोनेंट क्रॉप, है ना। अब तक एडिटिव सीरीज में क्या कर रहे थे, है ना, एक क्रॉप हमारा मेन क्रॉप हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आपको बिल्कुल ऐसा देखने को नहीं मिलने वाला है कि एक क्रॉप आपका मेन क्रॉप हो और दूसरा क्रॉप जो लाके इसमें इंट्रोड्यूस करा रहे हैं वो हमारा कंपोनेंट क्रॉप हो जाए। यहाँ पे दोनों क्रॉप कैसे होंगे, कंपोनेंट होंगे, दोनों इंटर क्रॉप होंगे, दोनों में कोई किसी को हम मेन नहीं रखेंगे, ना ही किसी के अकॉर्डिंग हम एक फसल जो मेन क्रॉप उसके अकॉर्डिंग हम क्रॉप हस्बेंड्री या फिर कल्टीवेशन करेंगे। यहाँ पे एक क्रॉप भी मेन नहीं होने वाला है, दोनों क्रॉप समझो क्या है, इंटर क्रॉप हैं, अंतरासत्य फसल हैं, ठीक है। एंड प्लांट पॉपुलेशन ऑफ बोथ कंपोनेंट क्रॉप इज लेस देन देयर सोल क्रॉप, है ना। वहां पे हम प्लांट पॉपुलेशन मेन क्रॉप का सेम रख रहे थे, लेकिन यहाँ पे किसी भी क्रॉप का प्लांट पॉपुलेशन पादप जनसंख्या यानी कि पौध संख्या हम कम करने वाले नहीं थे। कहाँ पे हम बात कर रहे थे, एडिटिव सीरीज की, लेकिन यहाँ पे हम कम कर देंगे, है ना, यहाँ पे कम करेंगे और एडजस्ट करेंगे लाके दूसरा क्रॉप।
तो जब पादप जनसंख्या कम होगी मेन क्रॉप की, तो जाहिर सी बात है भाई उसका जनसंख्या कम हुआ तो यील्ड कम होगा, है ना। जब पादप जनसंख्या ही कम है तो कहाँ से उतना यील्ड मिलेगा, उतना यील्ड हमें देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे सीधी सी बात है ना, वहां पे हम किसका पूर्ति कर रहे थे, जो क्रॉप एग्जिस्टेंस में था उस क्रॉप में दूसरा क्रॉप लाके ऐड कर रहे थे, वहां से हम अपनी रिक्वायरमेंट देख रहे थे कि हमारा रिक्वायरमेंट पूरा हो जाए और हमारा जो लाभ हो, है ना, जो एक सिंगल क्रॉप से हो रहा था उसमें किसी प्रकार की कमी ना हो। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो कमी होगी, है ना, यहाँ पे दोनों क्रॉप कंपोनेंट के रूप में तो कमी तो होगी भाई, लेकिन फायदा किसका होगा, यहाँ पे रिसोर्स का यूटिलाइजेशन हो जाएगा, है ना, रिसोर्स का यूटिलाइजेशन बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब रिसोर्स की यूटिलाइजेशन से मतलब सीधा समझ में आएगा, वहां पे आपने एक लाइन पढ़ा होगा, लिखा गया था ना कि हम क्रॉप हस्बेंड्री रखेंगे, हमेशा मेन क्रॉप की तरीके से क्रॉप हस्बेंड्री रखेंगे। लेकिन जब मेन क्रॉप के रूप में रखेंगे हस्बेंड्री, मतलब एक क्रॉप को फॉलो कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग जितने भी रिसोर्सेस हैं वही दे रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पे दो क्रॉप हैं, अब दो क्रॉप को अलग अलग रिसोर्सेस, अलग अलग संसाधन की आवश्यकता होती है। जब अलग अलग रिसोर्सेस, अलग अलग संसाधन की आवश्यकता होगी, तो जितने भी संसाधन रिसोर्सेस हमारे फार्म पे अवेलेबल होंगे उनका बेहतरीन तरीके से यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। तो एक चीज इसके साथ नोट करिएगा ना कि रिप्लेसमेंट सीरीज यानी कि प्रतिस्थापन श्रृंखला में क्या बढ़िया होता है कि हमारे पास फॉर्म पे जितने भी रिसोर्सेस हैं उनका यूटिलाइजेशन बढ़िया से होता है, उनका उपयोग दक्षता हम देख पाते हैं कि हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, और क्या होता है सबसे बढ़िया इसका एग्जांपल जो लॉट ऑफ टाइम आपके एग्जाम में पूछा गया वो क्या है, मस्टर्ड इन व्हीट, है ना। 9:1 का रेशियो रखते हैं ना, 9:1 का रेशियो रखते हैं किसमें, मस्टर्ड और व्हीट में। और ये किसमें फॉलो होता है, एक बार पूछा गया है कि जो हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं व्हीट इन मस्टर्ड या व्हीट में जब मस्टर्ड को ऐड करते हैं ना, तो या फिर बात करो मस्टर्ड इन व्हीट या व्हीट इन मस्टर्ड बात कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं 9:1 यानी कि 9:1 रख रहे हैं। ऐसे हमारा होता है सेटेरिया प्लस रेड ग्राम, वहाँ 5:1 का रेशियो फॉलो होता है सेटेरिया और रेड ग्राम के बीच में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों क्रॉप जो हमारे हैं कंपोनेंट क्रॉप हैं, दोनों का पॉपुलेशन जो सोल क्रॉप में था वो नहीं रहने वाला, उससे कम रहने वाला है। तो जाहिर सी बात हम अपने इंडिया में इस प्रकार का किसी भी प्रकार का हम नहीं फॉलो करते हैं, क्योंकि हमें जब कम यील्ड मिलेगा तो हमारे इंडिया में वैसे भी लैंड होल्डिंग कम है, तो लैंड होल्डिंग कम है तो भाई हमको ज्यादा ही चाहिए होता, कभी कम की तरफ हम नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। और ये सबसे ज्यादा प्रिविलेंट कहाँ, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस कहाँ, वेस्टर्न कंट्री पे। भाई जहाँ पे जमीन ज्यादा, लैंड होल्डिंग ज्यादा, वहां पे ये चीज कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे नहीं है वहां पे कैसे करेंगे, है ना। हमारे पास नहीं है तो हम ये सोचेंगे कि भाई हमारी आवश्यकता पूरी हो जाए और हमें जो यील्ड मिल रहा था वो यील्ड भी मिल जाए। ठीक है, यहाँ तक की बात आई होप आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो बहुत बढ़िया सा कमेंट सेक्शन होता है यूट्यूब पे, वहां पे कमेंट दीजिएगा और फिर हम आपको समझाएंगे। अब बात करते हैं मिक्स क्रॉपिंग। अब तक तो क्रॉपिंग सिस्टम में हम इंटर क्रॉपिंग देख रहे थे, अब क्रॉपिंग सिस्टम का एक अलग भाग है जिसको बोलते हैं मिक्स क्रॉपिंग, है ना, या फिर मिक्सिंग क्रॉपिंग कह दो सीधी बात। जब मिक्सिंग क्रॉपिंग जब बोलोगे, मिक्स्ड क्रॉपिंग बोलोगे, मिक्स क्रॉपिंग बोलोगे, सीधी बात भैया क्रॉप को मिक्स कर देना है ना। बढ़िया सीड लेके आओ, हाथ से मिक्स कर लो और बिना किसी रो पैटर्न, बिना किसी सीड के रेशियो के, है ना, बिना किसी बीज के अनुपात के फिजिकली क्या कर दो, ब्रॉडकास्टिंग कर दो फील्ड में और उग जाए, है ना। तो उसी को क्या बोलते हैं, मिक्स क्रॉपिंग बोलते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, लेकिन एक बार डेफिनेशन पढ़ेंगे तो बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, है ना। ग्रोइंग अप टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द इंटरमिंगलेंट, यानी कि मिक्स रूप में, है ना, विदाउट एनी रो पैटर्न। हमने बताया ना कोई रो पैटर्न नहीं फॉलो होने वाले, किसी प्रकार की पंक्ति नहीं रहने वाली, किसी प्रकार का लाइन नहीं रखने वाले हम, ठीक है। और सीड, है ना, सीड को भी किसी विशेष प्रोपोर्शन में, अनुपात में नहीं रखने वाले हैं, कोई भी चीज फॉलो नहीं करने वाले हैं। फॉलो क्या करने वाले हैं, सीड को ले आओ, मिक्स करो और बढ़िया से बुआई कर दो जो आपकी आवश्यकता है ना। ये पूरी तरीके से हमारी आवश्यकता पे बेस्ड दी है कि हमारी जो आवश्यकता है पारिवारिक ना उसको पूरी कर ले जाए। ठीक, डिफरेंट सीड ऑफ डिफरेंट क्रॉप आर मिक्स्ड इन सर्टेन पॉपुलेशन, है ना, एंड आर सोन, और उसकी बुआई कर दी जाती है ना। तो मिला के जब सीड को मिला के बुआई कर दी जा रही है, फिजिकली सीड को मिक्स करके, तो उसी को क्या बोल देते हैं, मिक्स क्रॉपिंग। इसका एक सीधा सा बढ़िया सा मोटो क्या है ना, ऑब्जेक्टिव क्या है, मीट द फैमिली रिक्वायरमेंट, जो हमारी फैमिली की, परिवार की आवश्यकता है वो पूरी हो जाए बस, है ना। और ये सबसे ज्यादा कहाँ करते हैं, ड्राई लैंड एरिया में करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि भैया मॉइस्चर की कमी होती है, और जब मॉइस्चर की कमी होगी ना तो हमारे पास होता ना कि हम एक सिंगल क्रॉप ले लें, एक ही समय हमारे पास मॉइस्चर है। वैसे तो खरीफ रबी जायद है, लेकिन हमारे पास हो सकता है खाली खरीफ में ही मॉइस्चर हो, रबी में ना हो, जायद में ना हो, तो हम क्या करते हैं, खरीफ सीजन में ही
खेती कर लेते हैं। और जब खरीफ सीजन में ही खेती कर लेते हैं तो क्या करेंगे, वहां पे हम मॉइस्चर की पूर्ति कर लेंगे, किसके लिए, मिक्स क्रॉपिंग के लिए, है ना। इसे सब्सिस्टेंट टाइप का फार्मिंग कहते हैं। क्यों, क्योंकि जीवन निर्वाह है मेरे भाई, किसी प्रकार का आर्थिक बहुत ज्यादा लाभ नहीं होने वाला कि हम बहुत ज्यादा बेच के कमा लेंगे, बढ़िया एमएसपी कमा लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। ये हर प्रकार से कैसा है, इट इज ए सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जीवन निर्वाह वाली बात यहाँ पे होगी। ठीक है, आई होप ये भी बात आपको समझ में आएगी मिक्स क्रॉपिंग कौन है। हाँ, कभी कभी फादर पूछ लेता, तो मिक्स क्रॉपिंग के जो फादर हैं वो ला फ्लिटजे साहब हैं, ला फ्लिटजे साहब हैं, है ना। इन्होंने 1928 में इस चीज को इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन कभी क्रॉपिंग सिस्टम की बात करें कि फादर ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम, तो एस बेंस का नाम लीजिएगा दोस्तों, शेर सिंह बेंस साहब वहां पे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सीक्वेंस क्रॉपिंग की। सीक्वेंस क्रॉपिंग की बात करेंगे जब हम, तो ग्रोइंग ऑफ 2 or more क्रॉप इन सीक्वेंस ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इन ए फार्मिंग ईयर। फार्मिंग ईयर की बात हो रही है, कृषि की बात हो रही है, यानी कि एक ईयर में हमारे पास क्या जुड़ने वाला है, खरीफ, रबी और जायद, है ना। इस फार्मिंग ईयर में हम क्या कर रहे हैं, 2 या 2 से अधिक फसल उगा रहे हैं, है ना, क्योंकि हम मल्टीपल क्रॉपिंग में स्टडी कर रहे हैं ना इसका, तो 2 या 2 से अधिक क्रॉप उगा रहे हैं। जब 2 या 2 से अधिक क्रॉप उगा रहे हैं तो कैसे उगा रहे हैं, सीक्वेंस में उगा रहे हैं। जैसे ही पहली फसल की कटाई हो रही है दूसरी फसल की बुआई कर देंगे, है ना। जैसे पहली फसल की कटाई हो रही है दूसरी फसल की बुआई कर देंगे, जैसे दूसरी फसल की कटाई हो रही है तीसरी फसल की बुआई कर देंगे। इस प्रकार से हम सीक्वेंस में चलते रहते हैं, है ना। किसी भी प्रकार का ओवरलैप नहीं करेगा कि ये वाली फसल जो हमारी ये फर्स्ट वाली फसल है ना, ये अपने फिजिकल मैच्योरिटी पे है और हम क्या कर रहे हैं, दूसरा फसल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। जब ये मैच्योरिटी पे होगा, हार्वेस्टिंग हो रही होगी, उसी साथ में हम करते हैं। थोड़ा सा आपको कहानी बताएंगे, उस कहानी से आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए किसी रीजन में, मान लीजिए हमारे रीजन में, है ना, एक तरफ हम क्या करते हैं, बाजरा लिए होते हैं। अब बाजरे की कटाई जैसे जैसे होती रहती है ना, मान लो 1 हेक्टेयर में हमने लगाया है, अब यहाँ से कटाई शुरू हुआ, 1 हेक्टेयर लैंड इसमें कटाई हो रही है। जैसे जैसे कटाई होगा वैसे वैसे हम आलू की बुआई करते रहते हैं, कटाई होती रहती है, आलू की बुआई करते रहते हैं। तो इसको किस में रखते हैं, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग में या फिर सीक्वेंस क्रॉपिंग में इसको हम रखते हैं, है ना। अब समझ में आ गया इसका एग्जांपल और क्या क्या है, डबल क्रॉप ले लो, चाहे ट्रिपल क्रॉप कर लो या क्वाड्रेट कर लो, कितना भी कर लो। यहाँ तक रातून, रातून को कैसे समझोगे, अभी गन्ने की बुआई होती है ना, गन्ने की कटाई हो जाती है फिर तो रातून आता है ना। ऐसा तो है नहीं कि गन्ने की कटाई नहीं रातून उग गया उसी में, ऐसा होता नहीं है ना। यहाँ पे आप और बढ़िया समझ पाएंगे। हाँ, एक बार पूछा भी गया कि रातून जो है ना वो कौन से क्रॉपिंग में आता है, तो बढ़िया से याद करिएगा, सीक्वेंस क्रॉपिंग में आता है। क्यों, क्योंकि जब कटाई करते हैं उसी के जस्ट बाद से उसका अपीयरेंस शुरू होता है, रातूनिंग उसी को बोलते हैं ना। कि एक बार जो पहली मेन क्रॉप की कटाई हो गई, उसके जो रेजिडू हैं, उसके जो वहाँ पे रूट्स बची हुई, वहाँ से जब फिर से जर्मिनेट होता है उसी को बोलते हैं रातून। ठीक है, या फिर गाँव में कहते हैं गन्ने की पेड़ी, तो पेड़ी से समझो वो पेड़ी वाली क्रॉप किसमें आएगी, सीक्वेंस क्रॉप में आएगी। अब रिले की बात करेंगे, है ना। अब तक क्या था, सीक्वेंस में हम क्रॉप को ओवरलैप नहीं करा रहे थे, यानी कि फिजिकल मैच्योरिटी की जगह पे हम दूसरी क्रॉप को लाके नहीं ऐड कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल ऐड करने वाले हैं। यहाँ पे किसको ऐड करने वाले हैं, एक मिनट, यहाँ पे ऐड करने वाले हैं किसको, लाके दूसरी क्रॉप को। तो एक बढ़िया सा डायग्राम बना देते हैं, आप समझ जाएंगे, है ना। ये बढ़िया सा डायग्राम है जिससे आप समझ पाएंगे कि क्या है रिले क्रॉपिंग। हमने एक दिन आपको शायद बताया है, रिले क्रॉपिंग की जो अवधारणा है ना, जो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया हुआ है, रिले रेस से आया हुआ है। जहाँ पे 4 धावक होते हैं, एक धावक क्या करता है, मसाल लेके दौड़ता है और अपने एंड पॉइंट पे पहुंचने से पहले उससे दूसरा वाला जो धावक होता है मसाल लेके आगे बढ़ने लगता है। यानी कि वो अपने एंड पॉइंट पे नहीं पहुंच पाया, इससे पहले दूसरा धावक तो उसके हाथ से मसाल लेके आगे बढ़ने लगता है। यही चीज हमारे फसल में होने वाला है। यानी कि जो हम पहली फसल की बुआई किए है ना, ये अपनी कटाई वाली यानी कि एंड पॉइंट हार्वेस्टिंग स्टेज पे पहुंचे, इससे पहले क्या करेंगे, दूसरे फसल की बुआई कर देंगे। जब दूसरे फसल की बुआई उसके मेन यानी कि हार्वेस्टिंग स्टेज पे पहुंचने से पहले कर देंगे, तो उसी को बोलते हैं रिले क्रॉपिंग। और रिले क्रॉपिंग में ये चीज याद रखना कि 4 फसल का होना नितांत आवश्यक है ना। और रिले क्रॉपिंग के लिए हमारे शेर सिंह बेंस साहब ने बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट दिया है। इसलिए अगर पूछे रिले क्रॉपिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो डॉक्टर शेर सिंह बेंस साहब ने दिया है, यानी कि एस बेंस साहब ने इसको दिया है। ठीक है, पढ़ लेते हैं। प्लांटिंग ऑफ द सक्सीडिंग क्रॉप, है ना। सक्सीडिंग क्रॉप यानी कि जो प्रीसीडिंग क्रॉप जो पहले हम लगा चुके थे प्रीसीडिंग क्रॉप, उसके बाद जो लगाएंगे उसे सक्सीडिंग क्रॉप बोलेंगे, है ना। तो प्लांटिंग ऑफ सक्सीडिंग क्रॉप बिफोर द हार्वेस्टिंग ऑफ प्रीसीडिंग क्रॉप,
यानी कि जो फसल पहले लगाई गई थी, है ना, जो फसल पहले लगाई गई थी उसके हार्वेस्टिंग स्टेज पे पहुंचने से पहले या हार्वेस्ट होने से पहले ही बुआई कर देंगे। किसका? हम अपने सक्सीडिंग क्रॉप की। जब सक्सीडिंग क्रॉप की बुआई कर देंगे तो उसी को बोलते हैं रिले क्रॉपिंग। ठीक, और रिले क्रॉपिंग के बहुत बढ़िया से एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे बिहार और वेस्ट बंगाल में। उसे बोलते हैं पैरा क्रॉपिंग, है ना। पैरा क्रॉपिंग कहाँ पे होता है? बिहार और वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। बिहार और वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलेगा पैरा क्रॉपिंग, जहाँ पे धान की फसल में लेथाइरस की बुआई कर दी जाती है। धान की फसल में लेथाइरस यानी खेसारी, है ना, खेसारी की बुआई कर दी जाती है। उतेरा की बात करेंगे, ज्यादातर आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रीजन में देखने को मिलेगा, जहाँ पे धान की कटाई से पहले, है ना, बरसीम को ऐड कर दिया जाता है। तो धान की कटाई से पहले जब बरसीम को ऐड कर दिया जा रहा है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलाके में, तो उसे बोलते हैं उतेरा। और जब धान की कटाई से पहले लेथाइरस की बुआई कर दी जा रही है हमारे वेस्ट बंगाल और बिहार के रीजन में, तो उसे हम बोल देते हैं पैरा क्रॉपिंग। ठीक है, ये दोनों भूभाग हैं, यानी कि भाग हैं, इसको अभिन्न भाग कह लो, किसके हैं? हमारे रिले क्रॉपिंग के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। अब कुछ प्री रिक्विसाइट्स हैं, कुछ प्री रिक्विसाइट्स हैं जिनसे हमें यह समझ में आएगा कि क्या क्या चीजें हो तो बढ़िया से हम इंटर क्रॉपिंग करेंगे और क्या कर सकते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग को यूज कर सकते हैं ना। मल्टीपल क्रॉपिंग करोगे तो सबसे पहला फैक्टर तो मॉइस्चर का ही देखने को मिल जाता है ना। मॉइस्चर होगा नहीं तो मल्टीपल क्रॉपिंग कैसे करेंगे? मॉइस्चर तो चाहिए ही चाहिए ना। पानी नहीं होगा तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमारे प्लांट में हो ही नहीं पाएगा, है ना। तो देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहली बात इरिगेशन की, जो मैं आपको बता रहा हूँ मॉइस्चर वाला। अगर इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है तो हम मल्टीपल क्रॉपिंग करेंगे, बहुत सस्टेन करेंगे, बहुत फसलें ऐड करेंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मॉइस्चर वहां पे हमारे लिए एक प्रकार से डिटरमाइनिंग फैक्टर के रूप में उभर के आ जाएगा। फिर शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी हो, है ना। अब ऐसा ना कि लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी हो। अब राइस की कोई वैरायटी ले लो, चाहिए 125 से 130 दिन और जा रहा है कितना, 150 दिन, 180 दिन, तो फिर क्या मतलब है ना। जैसे मैसूरी वगैरह वैरायटी जो आती थी, छोटी मंसूरी हमारे यहाँ बहुत फेमस है, तो उस वैरायटी में क्या था कि लगभग मान के चलो 150 से 100, मतलब मान के चलो 150 से 170 दिन तक जाता था, है ना। तो वो जब ऐड कर देंगे तो भी हम मल्टीपल क्रॉपिंग नहीं कर पाएंगे, है ना। 2 ही फसल ऐड कर सकते हैं। और क्या होना चाहिए? थर्मो एंड फोटो इनसेंसिटिव वैरायटी हो, अलग अलग समझना, है ना। थर्मो का मतलब जो टेम्परेचर में कोई भी चेंजेज हो उसके प्रति इनसेंसिटिव है, भैया चेंज हो जाओ हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तुम बदल जाओ हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हम जैसे के तैसे रहेंगे, है ना। टेम्परेचर में बदलाव होता रहे, ठीक। और फोटो इंसेंसिटिव का मतलब है लाइट पीरियड, है ना। जैसे पढ़ते हो फोटो पीरियोडिज्म, है ना, कैसे बोलते हैं, प्रकाश दिवस प्रभाविता या फिर दिवस प्रभाविता के नाम से जानते हैं कि इतना लाइट मिलेगा तो फ्लावर का इनिशिएशन होगा, है ना। जो फोटो पीरियोडिज्म है ना, वो फ्लावर इनिशिएशन के बेस पे ही है, ऐसा नहीं है कि फसल के लिए है, कि नहीं तो फ्लावर इनिशिएशन फ्लक्चुएट हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा, इतना ही अंतर देखने को मिलता है। जैसे भी राइस की फसल है ना, हमारा शॉर्ट डे वाला है, अब पता चले वहां पे लाइट का इंसिडेंस हम करा दे किसी तरीके से, तो क्या होगा, उसका जो फोटो पीरियड है ना वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर जाएगा, फ्लावर इनिशिएशन का टाइम आगे पीछे हो जाएगा, है ना। तो ये चीजें देखने को मिलती है। तो इन दोनों के प्रति इनसेंसिटिव हो, किसी भी प्रकार से इसमें चेंजेस हो उसमें प्रभाव नहीं होने वाला, उसी को बोलेंगे थर्मो एंड फोटो इनसेंसिटिव। दूसरी बात क्या है? मैकेनाइज्ड कल्टीवेशन हो, है ना। जैसे हमने भी बताया कि बाजरे की कटाई होती रहती है, आलू की बुआई करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि थोड़ी थोड़ी पार्ट को हम चलेंगे बाकायदे, एक बार में जुताई करेंगे, 2 बार में हर जुताई, तो हम क्या करेंगे, मैकेनाइज फार्मिंग। आजकल प्लांटर वगैरह आता है, एक बार में मतलब चाहो तो आप आलू की बुआई करते रहो, उसी में लाइन को ज्वाइंट करते रहो, तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं ना। तो कुल मिलाकर मैकेनाइज मतलब की मशीनीकृत खेती करोगे तो ज्यादा बेटर होगा, किसको अपनाने में, मल्टीपल क्रॉपिंग को अपनाने में ज्यादा बढ़िया होगा और आप इफिशिएंटली यूज कर पाएंगे अपने रिसोर्सेस को, ठीक है। लेबर अवेलेबल होना चाहिए, है ना। अब मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हो, अब आपको पता चला एक सीजन में लेबर अवेलेबल है, दूसरे सीजन में लेबर अवेलेबल ही नहीं है। जब मजदूर नहीं होंगे या फिर काम करने वाले खेत में नहीं होंगे तो अकेले आप एक ही फसल के लिए खेती कर सकते हो, 10 फसल की खेती, 5 फसल की खेती नहीं कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पे ये भी एक लिमिटिंग फैक्टर के रूप में काम करता है। मनी की बात आ जाए, मनी भी है, क्योंकि हमें एक प्रकार से ना क्वालिटी सीड चाहिए होता है, क्वालिटी फर्टिलाइजर चाहिए होता है, हर चीज चाहिए होता है, हमें क्वालिटी वाटर भी चाहिए किसके, इरिगेशन के लिए, है ना। तो इन सब के लिए कहीं ना कहीं हमको इनपुट में पैसे की जरूरत है ना। पैसा नहीं होगा तो बाजार में हम जाएंगे ना, दुकानदार हमको सीधे नहीं देगा, बोलेगा भैया ऐसे उधारी में दुकान चलाएंगे तो दुकान टूट गई हमारी, है ना। और फिर क्या करेंगे, टाइमली अवेलेबल इनपुट, है ना, इनपुट अवेलेबल हो। जैसे इरिगेशन का सबसे बड़ा एग्जांपल मैं इरिगेशन का क्यों देता हूँ, क्योंकि अपने यहाँ अभी कहीं ना इरिगेशन थोड़ा सा लैक है ना, इरिगेशन का लैक है,
इसलिए लायक है। जैसे मान लीजिए आपने गेहूं की फसल ली, अब सियराई स्टेज पे पहुंचा वो, जैसे सियराई पहुंचा आपको पानी की आवश्यकता हुई। अब आपका ट्यूबवेल तो है नहीं, पड़ोस